प्रॉपर्टी सेल करते वक्त बैंक कौन कौन से चार्ज काटता है सेलर से? On basis of terms and conditions signed with the bank or NBFC, it can be in the range of 1 to 2%. हमारे इंडिया में 80% लोगों को फाइनेंशियल्स के बारे में पता ही नहीं है। 25 और 35 के बीच में जो भी यंगस्टर है हमारे, उनको किस तरह से अपनी फाइनेंशियल प्लान करनी चाहिए, लोन कब लेना चाहिए, या सैलरी को आप किस तरह से अपनी बेस्ट बेनिफिट ले सकते हैं। तो इन्हीं सारी चीजों को डिकोड करने के लिए मेरे साथ में है मिस्टर अमित अरोड़ा, जो कि आज की डेट में 15 साल का एक्सपीरियंस रखते हैं फाइनेंशियल मार्केट का। मल्टीपल बैंक के साथ में काम कर चुके हैं, सक्सेसफुली अपनी 40 लोगों की टीम मेंटेन कर रहे हैं और मार्केट को सर्विस कर रहे हैं। SIP गुरुज के रैंक पे रहिए, SIP करिए, तो ये क्या है? 10,000, 15,000, 20,000 का SIP होना चाहिए। बट अगर आपके पास मकान नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं है, दैट इज अ बिग क्वेश्चन। ये क्वेश्चन उन लोगों के लिए है जिनकी एज कैटेगरी 25 से 35 के बीच में है। हाँ जी। तो वो किस तरह से अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग स्टार्ट करें? सो मैं रेकमेंड करता हूँ 5 पार्ट्स में हमें अपनी इनकम को डिवाइड करना चाहिए। अमित जी, सबसे सस्ता लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट का सीक्रेट क्या है? सबसे सस्ता लोन होता है जो लोग जिनका हाई CTC प्रोफाइल है, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख मंथली उनकी अर्निंग है, तो Correct. वो किस तरह से अपनी प्रोफाइल को यूज कर सकते हैं? किस तरह से हम रेंट से बच सकते हैं और वो पैसा बचा सकते हैं जो पैसा हम हर महीने हमारा वेस्ट हो रहा है? So it is all about the mindset. There are people who believe in spending all their earnings, all their income in lifestyle. लोगों को क्रेडिट कार्ड बहुत अच्छा लगता है जब वो क्रेडिट कार्ड लेते हैं। सो इसकी हिडन साइकिल क्या है? मतलब किस तरह से यूज करना चाहिए? क्या ये बेनिफिशियरी है? क्या ये इसके कोई लॉसेस भी हैं? That आपको बहुत easy लगता है उसको स्पेंड करना, ओके। और आपकी स्पेंड हैबिट्स खराब हो सकती है, या फिर आपका डेट का पाइल अप हो सकता है कि आपका इनकम 1 लाख है और 1.5 लाख आप खर्चे करते हो, 3% का इंटरेस्ट दे रहे हैं मंथली आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे, तो आप एक डेट ट्रैप में फंस गए हैं। तो वेलकम करना चाहूंगा मिस्टर अमित अरोड़ा का। वेलकम टू मिस्टर अमित अरोड़ा। थैंक यू सो मच। थैंक यू वसीम। यस, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। कैसे हैं आप? बहुत अच्छे। और डायरेक्ट मैं किसी भी क्वेश्चन को जंप करने से पहले मैं जानना चाहूंगा आपके बारे में, क्योंकि मेरी ऑडियंस जानना चाहेगी आपके बारे में। आप थोड़ा सा अपने बारे में बताएं। वसीम, आई एम अ रेगुलर दिल्ली गाय। ओके। आई एम अ मैनेजमेंट ग्रेजुएट, हाँ जी। and after completing my post graduation, after doing my MBA, I got selected in LIC Housing Finance. ओके। ये कौन सी ईयर में? 2010, 2010 में? approximately 16 years back. ओके। So June 2010, I started my career with LIC Housing Finance, one of the biggest mortgage leader in India. So I started my career as a credit officer, ओके, that's credit great. assessment officer, wherein loans are approved. ओके। Yes. So after that, I continued my journey with HDFC, which Okay. is India's leading mortgage player. ओके। So after serving corporate for 7-8 years, I started my own company. तो अमित जी, आपने फाइनेंशियल जर्नी बाय लक चूज करी या बाय इंटरेस्ट चूज करी? By interest choose करी. ओके। It is one of the biggest व्हाई? because financial matters most. हाँ। So मेरा बहुत interest था day one से that I'll learn a lot about this sector. हाँ। And when I started reading about it, studying about it in my management studies, हाँ। then there was a fine day when campus selection was there, and I got Okay. selected, and I was very happy to do this assignment. तो आपने फाइनेंशियल इंडस्ट्री बाय पैशन चूज करा? It was a well decided decision, ओके। well chosen career, ओके। because many companies came for campus placement. That's like great. I got That's selected great. in That's great, Philips. अमित जी। तो आज में बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि हमें इस फाइनेंशियल लिटरेसी की नॉलेज नहीं है और हम चाहते हैं कि आपके लास्ट 15 ईयर का जो एक्सपीरियंस है आप हमें निचोड़ के दें, ताकि मेरी ऑडियंस को समझ में आए कि फाइनेंशियल लिटरेसी क्या होती है, क्योंकि आपने इतना बड़ा पीरियड बैंकिंग try my इंडस्ट्री में best. दिया है। ठीक है, सो मैं स्टार्ट करता हूँ। अमित जी, आप मुझे कुछ बताएं कि फाइनेंशियल फाउंडेशन जो रखनी होती है एक 25 साल से 35 साल के बीच में, किस तरह से हम प्लान कर सकते हैं? So if there are two side of financial planning. One is investment, हाँ। one is borrowing. ओके। Borrowing या lending जो हम कराते हैं, जैसे हाँ। कस्टमर्स जो लोन अप्लाई करते हैं, हाँ। हाँ। एक होता है सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स, Okay. जो आपने SIP सुना होगा, म्यूचुअल फंड्स सुना होगा, Okay. FD सुना होगा। ओके। सो हम बोरोइंग साइड पे हम फोकस करते हैं. ओके. इफ वी आर टॉकिंग अबाउट समबडी इज 25 to 30 year old, यस, स्टार्टिंग में होता है कि मैं स्पेशली उसी ग्रुप की बात कर रहा हूँ कि मैं किस भी- तरह से प्लान करना मैं भी चाहिए। उसी ग्रुप की बात करना चाहता हूँ अभी हाँ. कि 25 to 35 बहुत इंपॉर्टेंट फेज ऑफ योर लाइफ होता है.
there you are earning your sometimes you are independent, financially independent, परचेज पावर आपकी अच्छी होती है, स्पेंड हैबिट्स आपकी धीरे धीरे इंप्रूव होती है, बिल्कुल बिल्कुल, क्रेडिट कार्ड आ जाता है आपका, आपके बिल्कुल। फ्रेंड्स बेस्ट फ्रेंड्स बन जाते हैं आपके हाँ जी हाँ जी हाँ क्रेडिट जी। कार्ड आने के बाद। फिर आप थोड़ा शॉपिंग करना सीखते हैं, रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, एंड यू आर स्टार्टिंग टू just start to live your life. ओके Then many people buy their first bike or buy their first smartphone. एंड वहीं से शुरू होती है उसकी फाइनेंशियल जर्नी। बोरोइंग की जर्नी स्टार्ट होती है पहले क्रेडिट कार्ड से। एंड मैं अगर अपनी बात करूँ तो 25 की एज में एक छोटा सा SIP या छोटा सा टर्म प्लान लेके करा था, बिकॉज मैं फाइनेंशियल सेक्टर से ही था। ओके, ज्यादातर लोग 25 से 30 की एज में सेविंग स्टार्ट नहीं कर पाते, डिपेंडिंग ऑन देयर इनकम, इंडस्ट्री एंड फैमिली कंडीशंस। अदरवाइज सिंस आई वाज लकी टू बी पार्ट ऑफ अ फैमिली जो दिल्ली से ही बिलोंग करती है, ओन हाउस है, सो मैं शुरू में तो EMI सर्कल में नहीं फंसा था। सो स्टार्ट करा था हमने मुझे लगता है SIP कि से, कुछ इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देनी चाहिए। इफ यू आर स्टार्ट अर्निंग, सो आपको कुछ इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देनी चाहिए। आप क्या कहते हैं? डेफिनेटली अगर 22 से 23 साल की एज में आपका करियर स्टार्ट होता है, हाँ जी, एज लो एज 2000 रुपीज से आप SIP स्टार्ट कर सकते हैं, एज लो एज 50 लाख से आप एक टर्म प्लान ले सकते हैं, 8 से 10,000 की रेंज में मिल जाता है। ओके, आप अगर कुछ भी घर में बड़ा परचेज करते हैं, अगर आपने घर में रेनोवेशन कराना है, 3-4 लाख का, बाइक परचेज करनी है, फर्स्ट फैमिली कार परचेज करनी है, सो उसमें आपने अपनी सेविंग्स खत्म नहीं करनी, आपने सिस्टमैटिकली बैंकिंग सिस्टम को यूज करके फाइनेंस कराना है वो। दैट्स ग्रेट। बिकॉज आप एक ऐसी कंट्री में हैं हम जहाँ एक 2 व्हीलर फाइनेंस होता है, एक 20,000 का स्मार्टफोन फाइनेंस होता है, एक 40,000 का लैपटॉप भी फाइनेंस होता है। तो फाइनेंशियल प्लानिंग का एक साइड ऑफ द कॉइन है SIPs करना, और एक साइड ऑफ द कॉइन है कि आप अपने पैसे वन गो में, वन परचेज में खत्म नहीं करते। तो आप कह रहे हैं कि EMI में डिवाइड कर यू लेते हैं आर उसे। 25 और आप 1,000 से 2,000 रुपए का SIP स्टार्ट कर लेते हैं। ये क्वेश्चन उन लोगों के लिए है जिनकी एज कैटेगरी 25 से 35 के बीच में है। हाँ जी। तो वो किस तरह से अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग स्टार्ट करें? So if somebody is between 25 to 30 age, say approximately salary of 40 or 50,000, so there are 4 to 5 different expenses that that person can have. That person could be contributing in family grocery expenses. For example, 10,000 वहाँ चला गया उनका, 10,000 का पर्सनल सेविंग्स कर सकते हैं वो इमरजेंसी फंड के लिए, 10,000 का वो अप्रोक्सीमेटली EMI दे सकते हैं, 10,000 का वो SIP कर सकते हैं, और अप्रोक्सीमेटली 10,000 वो अपनी फैमिली को दे सकते हैं एक्सपेंसेस के लिए। सो मैं रेकमेंड करता हूँ 5 पार्ट्स में हमें अपनी इनकम को डिवाइड करना चाहिए। 1 is EMI, 1 is investments, 1 is emergency fund, 1 is basic essentials, और 1 is family contribution. ओके, दैट्स ग्रेट। और इन्वेस्टमेंट के लिए आप SIP रिकमेंड करते हैं अर्ली एज में? SIP मैं डेफिनेटली रेकमेंड करता हूँ अगर आपके कोई एक्सपेंस ज़्यादा नहीं है, आप सेविंग्स कर रहे हैं, तो सेविंग्स कर रहे हैं उससे ज़्यादा SIP कर लीजिए। ओके। सेकंड मैं ये बोलता हूँ कि आप अगर 50,000 पे आ चुके हैं, फैमिली में कोई और भी अर्निंग मेंबर है, आपके पास ये कैपेसिटी है कि 20-25 हज़ार की डिस्पोजेबल इनकम है, जिसको आप इमरजेंसी फंड के लिए जोड़ते हैं या फैमिली को पास ऑन कर देते हैं अमाउंट, या SIP सोचते हैं, तो वहाँ आप 30-40 लाख रुपीस के एक हाउसिंग लोन के लिए भी एलिजिबल है, या फैमिली के लिए गाड़ी भी ले सकते हैं। बिकॉज एक 50,000 सैलरी वाला पर्सन कई बार डिले कर रहा होता है गाड़ी का परचेज या हाउस परचेज, या उनको लगता है फैमिली हाउस तो है ही, सो वहाँ वो अपनी एलिजिबिलिटी कैपेबिलिटी को यूज नहीं करता। सो एज सून एज यू आर अर्निंग एंड यू आर स्टेबल नाउ, थोड़ा बहुत आपने लाइफस्टाइल एंजॉय कर लिया, थोड़ा बहुत सेविंग्स कर लिया, थोड़ा बहुत रेनोवेशन करा लिया, थोड़ा बहुत कैश इन हैंड है, 1-2 क्रेडिट कार्ड भी यूज करते हैं, आप उसको रिवॉल्व करना सीख गए, अब टाइम है कि आप अपनी फैमिली के लिए गाड़ी खरीदें या एक छोटा सा हाउस परचेज करें। 40 लाख से लेकर 4 करोड़ तक की प्रॉपर्टीज अवेलेबल होती है मार्केट में। अमित जी, इन सब चीजों की डीप डाउन जाने से पहले एक चीज आती है, सिबिल हिडन स्कोर। हाँ जी। ये सिविल हमें 20s से पहले नहीं पता होता, बट 20s के बाद में ना हमें ये सिविल के बारे में पता लगता है। Very व्हाट true. इज सिविल? सिबिल स्टैंड्स फॉर क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड। तो ये वो इंस्टीट्यूशन है जो सारे बैंक से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, आपके रीपेमेंट बिहेवियर, रीपेमेंट हिस्ट्री को दिखाता है। बैंक आपकी रीपेमेंट इंटेंशन को जज कर पाते हैं। सिबिल स्कोर से आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड होता है, कौन सा बैंक में आपका एप्लीकेशन लगेगा वो डिसाइड होता है। अच्छा। सो स्टार्टिंग ईयर्स में अगर आप फाइनेंशियली एजुकेटेड हैं, सो आपको सिबिल स्कोर का, बैंक से लेन देन का, बैंक से बोरो करके टाइम पे रीपे करने का ध्यान होगा। कई बार क्या होता है, हम स्टार्टिंग में एक प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन या एक 2 व्हीलर लोन या कंज्यूमर लोन या किसी क्रेडिट कार्ड का पेमेंट रीपेमेंट
ट्रांजैक्शन स्टार्ट करते हैं बैंक के साथ। किसी ने कोई भी चीज ना फाइनेंस कराई है ना ही कोई लोन लिया है, तो क्या उसका भी सिविल स्कोर होगा? उनका सिविल स्कोर 0 या -1 होगा। 0 या -1 हाँ, होगा। उसको न्यू टू बैंक कहते हैं हम। न्यू टू बैंक कहते हैं। हाँ जी। तो सिविल स्कोर जनरेट करने के लिए या अपग्रेड करने के लिए या सिविल स्कोर बढ़ाने के लिए आपको कोई ना कोई चीज फाइनेंस करानी होगी। तो बेसिकली अगर आप अपनी जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप एक क्रेडिट कार्ड ले लीजिए। अगर आप क्रेडिट कार्ड के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, हाँ। फिर भी सिविल हिस्ट्री आप अभी अपनी मैं बिल्ड credit करना card के चाहते बारे में हैं। भी वैसे पूछने वाला हूँ। यस, अगर आप सिविल हिस्ट्री बिल्ड करना चाहते हैं, हाँ। आप 5,000 रुपए का कोई एक्सपेंस कर लीजिए, ऑनलाइन शॉपिंग कर लीजिए, हाँ। टाइम से पहले वो वापस कर दीजिए, अच्छा। ड्यू डेट से पहले, आपका सिविल स्कोर स्टार्ट हो जाएगा। तो सिविल स्कोर स्टार्ट हो जाएगा। 750 प्लस इज कंसिडर टू बी अ गुड स्कोर। 800 प्लस को एक्सीलेंट स्कोर बोलते हैं। किसी रीजन से किसी ने कुछ भी फाइनेंस कराया या कोई लोन लिया और सिविल खराब हो गया, तो उसका रोड मैप क्या है रिपेयर करने का? सो बेसिकली बैंक्स देखते हैं रीपेमेंट ट्रैक रिकॉर्ड आपका, उसी से जज करते हैं कि आपकी रीपेमेंट हिस्ट्री क्या है, रीपेमेंट इंटेंशन क्या है। फॉर एग्जांपल आज तक काफी कस्टमर्स मिलते हैं हमें कोविड के टाइम के, उनके रीपेमेंट ट्रैक रिकॉर्ड्स अच्छे नहीं थे, जॉब लॉस था या बिजनेस लॉस था, तो उन्होंने लोन रीपे नहीं करे या सेटलमेंट करा लिए। सो मैं रेकमेंड करूंगा सबको कि लोन सेटलमेंट तो बिल्कुल नहीं कराना चाहिए, लोन रीस्ट्रक्चर कराना चाहिए। मोरेटोरियम का रिक्वेस्ट करना चाहिए बैंक को। मोरेटोरियम होता है कि मैं अगले 6 महीने EMI नहीं दे पाऊंगा। रीस्ट्रक्चर होता है कि मेरा लोन 36 महीने का बचा है, 60 महीने का लिया था, 10 लाख का लिया था, 6 लाख बचा है। आज के टाइम पे मेरे को फैमिली में कोई इश्यूज है या बिजनेस में इनकम को लेके कोई इश्यूज है, सो वहां आप इस लोन को फिर से 8 साल के लिए कर दीजिए, ताकि मेरा EMI का ट्रैक रिकॉर्ड खराब ना हो, मैं बैंक का पैसा एक रिस्पॉन्सिबल बाई चांस किसी का सिविल खराब सिटीजन की तरह मैं वापस करूं। मैं कह रहा हूँ किसी का सिविल खराब हो गया, अगर सिविल खराब हो गया तो सबसे पहला स्टेप है कि वो बैंक को अप्रोच करे और बैंक का पैसा वापस करे। ओके, तो सेटलमेंट करे या फुल पेमेंट करे? सेटलमेंट कभी ना करे, बैंक से रीस्ट्रक्चर कराए, जैसा कि मैं पहले भी बोल रहा था, वो रीस्ट्रक्चर करा ले। अगर मेरा सिविल स्कोर इस रीजन से खराब हुआ है वसीम जी कि कभी मेरी पेमेंट्स डिले हुई है या मिस हो गई है, या मेरा सैलरी 10 को आता है और EMI 5 को जाता है, तो मुझे फटाफट मैनेज करना चाहिए, अपने अकाउंट में 40,000 50,000 एक्स्ट्रा रखना चाहिए। सिर्फ सैलरी पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, बिकॉज मुझे पता है कि मैं किस कंपनी में काम करता था। मुझे पता है मैं किस बैंक से लोन ले रहा हूँ, EMI डेट कब जाएगा। एज अ रिस्पॉन्सिबल मैच्योर कस्टमर हमें रीपेमेंट टाइम पे अपना करना चाहिए। जो एग्जिस्टिंग कार्ड्स मुझे बैंक ने दिए हुए हैं, सिविल अगर कम भी हो गया मेरा किसी रीजन से, तो मैं उसकी रीपेमेंट्स टाइम पे करूं, अपना बिहेवियर ठीक करूं। यहाँ से भी बैंक आपका एक फाइनेंशियल बिहेवियर देखता है कि आप किस तरह से एक बोरो मनी यूज करते हैं और उसको रीपे करते हैं। बैंक के पास कोई और सोर्स ही नहीं है ना। फॉर एग्जांपल इफ आई सी अ पर्सन एंड नेक्स्ट आपका लोन अप्रूवल इसी इंटेंशन पे डिपेंड करता है कि आप कितना ट्रांसपेरेंटली पे बैक कर पा रहे हैं। सर्टेनली आप और हम भी अगर किसी को पैसे लेंड करते हैं गुड फेथ पे विदाउट एनी सिक्योरिटी, अनसिक्योर्ड लोन कहते हैं हम जिसको, तो हमारी क्या एक्सपेक्टेशन होगा कि वो टाइमली हमारे को रीपे करे, ताकि वो नेक्स्ट टाइम भी पैसे मांगे तो हम उसे फिर से अमाउंट दे। ऐसे ही और लोग जो हम सबको जानते हैं वो भी उनको देना चाहेंगे पैसे। तो सिविल स्कोर इज दी होल सोल बैकबोन ऑफ बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। एक बॉडी है, एक प्लेटफॉर्म है। अमित जी, सबसे सस्ता लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट का सीक्रेट क्या है? सबसे सस्ता लोन सिक्योर्ड लोन होता है। फॉर एग्जांपल होम लोन आपने सुना होगा, प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए 7.1% से स्टार्ट है फॉर समबडी who has a CIBIL score of 800 plus. Because इसमें एंड यूज बैंक को क्लियर है कि आप 20% डाउन पेमेंट कर रहे हैं, 80% बैंक फाइनेंस कर रहे हैं, सो एक सिक्योर लोन है, तो बैंक में इसमें सेफ है, इसलिए ये सबसे सस्ता रेट है। पर्सनल लोन में भी ऐसा कुछ होता है कि सबसे सस्ता पर्सनल लोन हम देंगे? हाँ जी, तो पर्सनल लोन में आज पर्टिकुलर प्रोफाइल को हम सबसे सस्ता रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे। करेक्ट। सो पर्सनल लोन में वसीम जी सबसे जो अफोर्डेबल रेट है आज के डेट में वो 9.99% है। वो उन कस्टमर्स को देते हैं जो 15 लाख से ज्यादा बोरो करते हैं, एक अच्छी मल्टीनेशनल में काम करते हैं, सिबिल स्कोर 775 एंड अबव है, एंड किसी मेजर बैंक से उनका एलिजिबिलिटी बनता है। लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी ये क्या है, आप थोड़ा सा कुछ बताएंगे इसके बारे में? लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी क्या वेपन है? मतलब ये बहुत ही वंडरफुल टूल है। फॉर एग्जांपल मैं एक बिजनेसमैन हूँ एंड मुझे अपने चिल्ड्रन को एजुकेशन के लिए बाहर भेजना है, या अपना बिजनेस एक्सपेंड करना है, या फिर डॉटर की वेडिंग करनी है, या इस मकान को पूरा रेनोवेट करना है, या कोई मुझे शॉप खरीदनी है, या अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए कोई टेंडर में इन्वेस्ट करना है, मशीनरी खरीदनी है,
सो आज तक मैंने अपना सारा पैसा प्रॉपर्टी में लगाया। ओके। मेजर लाइफ की अर्निंग्स लोग प्रॉपर्टी खरीदने में लगा देते हैं, फिर उस लोन को चुकाने में लगा देते हैं। आज मेरे पास कैश क्रंच है, मेरे पास जो मेरे सामने अपॉर्चुनिटी है बेटे को अब्रॉड भेजने की, बेटे की वेडिंग की, मकान को कंस्ट्रक्ट करने की, बिजनेस एक्सपेंड करने की, या कोई मौके की प्रॉपर्टी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है वो खरीदने की, तो एकदम से फंड्स में कैसे अरेंज करूंगा? पर्सनल लेवल पे तो 1 से 2% मंथ पे मिलते हैं। तो आप कह रहे हैं कि इजीली अवेलेबल हो जाता है अगर आपके पास एक अप्रूव प्रॉपर्टी है, ओके, तो उस प्रॉपर्टी का 70% तक हम आपको लोन दिला सकते हैं ओके, विद इन 10 to 15 days डिपेंडिंग ऑन योर इनकम डॉक्यूमेंट्स एंड योर सिबिल स्कोर। एक माइंड में ना एक हेडेक होता है। सपोज मैंने एक लोन पे प्रॉपर्टी बाय कर ली और उसको सेल करना है, तो वो प्रोसेस क्या होता है? मतलब कभी बहुत सारी कंफ्यूजन है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता कि कैसे होगा, क्या प्रोसेस आई विल होगा। ट्राई टू आंसर इट। फॉर एग्जांपल, कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमें अरेंज करने होते हैं, या सेल करने के बाद में किस तरह से क्लोजिंग करनी चाहिए उसकी? ऑलराइट वसीम, फॉर एग्जांपल आपका एक XYZ बैंक से लोन चल रहा है, अब आपने प्रॉपर्टी सेल करनी है। अब जो आपसे परचेज करेंगे, या तो वो आपको पार्ट्स में पेमेंट करें, या आप अपनी तरफ से इस लोन को क्लोज करें, प्रॉपर्टी मॉर्गेज फ्री कराएं। सेकेंड ऑप्शन है, फॉर एग्जांपल आपका किसी नेशनलाइज बैंक से लोन चल रहा है, ओके, उसी नेशनलाइज बैंक से हम आपके बायर का लोन करवा देंगे, ताकि इंटरनली आपका लोन क्लोज हो जाएगा और बची हुई पेमेंट रजिस्ट्री वाले दिन दे दी जाएगी आपको। इस तरीके से प्रॉपर्टी मॉर्गेज फ्री हो जाएगी। ओके। और जो आप कह रहे थे मैं लोन क्लोज करने के बाद क्या पेपर्स लूं, तो आप NOC लेंगे, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट लेंगे अपना प्रॉपर्टी का लोन क्लोज कराने के बाद। ओके। अगर ये नोएडा या गाजियाबाद या हुडा की प्रॉपर्टी है जिसमें आपने PTM इशू कराया अथॉरिटी से लोन लेने के बाद, तो वो PTM भी रिलीज कराएंगे। NOC के साथ आप बैंक को अप्रोच करेंगे कि मुझे एक फॉर्मेट दीजिए NOC का, ताकि मैं अथॉरिटी से PTM रिमूव कराऊं, लीन मार्क जो है मेरी प्रॉपर्टी में वो भी रिमूव कराऊं। ओके, ओके, दैट्स ग्रेट। ये दीज आर द एनकम्ब्रेंस कहते हैं इसे। ओके, दीज आर नॉन एनकम्ब्रेंस सर्टिफिकेट मिलता है आपको। सपोज जो लोग जिनका हाई सिटी से प्रोफाइल है, तो वो लाइक 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख मंथली उनकी अर्निंग है, तो Correct. वो किस तरह से अपनी प्रोफाइल को यूज कर सकते हैं, फाइनेंशियल को कैसे बना सकते हैं? बेसिकली अगर किसी की 2 से 3 लाख रुपए का सैलरी है, हाँ, एज्यूम करते हैं वो एक 3 करोड़ का अपार्टमेंट लेना चाहता है, तो उसको 100 मंथ्स ऑफिस जाके जॉब करके वो पैसा सेव करना पड़ेगा, तब वो 2 या 3 करोड़ की प्रॉपर्टी ले पाएंगे। बैंक उनके डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे, उनकी एलिजिबिलिटी को देखते हुए 4 से 5 दिन में 2 से 3 करोड़ का लोन कर देंगे उनको। अगर उनकी सैलरी 2 से 3 लाख रुपए है, अगर उनकी सैलरी 2 से 3 लाख है, हाँ, तो हम 2 करोड़ रुपीस का हाउसिंग लोन सैंक्शन करा देंगे विद इन अ वीक फॉर अप्रूव्ड प्रॉपर्टी। फॉर अप्रूव्ड प्रॉपर्टी। करेक्ट। रेंट वर्सेस EMI, क्योंकि आज की डेट में मैक्सिमम लोग क्या सोचते हैं कि यार चलो रेंट पे कर रहे हैं हम 25,000, 30,000, 35,000, 50,000। तो आप थोड़ा सा इस पे क्लियरिटी दिए, किस तरह से हम रेंट से बच सकते हैं और अपनी एसेट बना सकते हैं और वो पैसा बचा सकते हैं जो पैसा हम हर महीने हमारा वेस्ट हो रहा है। So Wasim ji, you are talking about rent in the range of 30 to 35,000, right? Yes. एक जेंट्री है जो 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख भी रेंट देती है। Yes, देती है। अगर वो मर्जी से रेंट दे कैलकुलेशन रहे हैं, वहीं चली जाएगी, Correct. बट हाँ इस पे ही। सो मैं इसको डिटेल में कवर करता हूँ। अगर कोई 50,000 का रेंट दे रहा है, हाँ, फॉर एग्जाम्पल 2 ट्विन ब्रदर्स हैं, 2026 में बैठे हैं हम, एक चूज करता है रेंट। नाउ इन 2030 आफ्टर पेइंग रेंट फॉर 5 years, ओके, आफ्टर पेइंग रेंट ऑफ 6 lakhs into 5, 30 लाख उन्होंने रेंट दिया 5 सालों में, वो जीरो हो गया। जीरो हो गया। उनके रेंट की स्लिप्स की वैल्यू जीरो है। बेशक उन्होंने HRA में या टैक्स डिडक्शंस में हेल्प ली होगी, वो कुछ नहीं होता, बट उन्होंने लाइफस्टाइल लाइफस्टाइल तो एंड ही हो गया। रेंट जो पे किया आपने वो तो जीरो ही हो गया। करेक्ट। सेकंड ब्रदर, उनके ट्विन ब्रदर है, सेम हाँ, हाउस में रहते हैं, हाँ, सेम फैमिली वैल्यूज है, हाँ, उन्होंने एक 50,000 की EMI वाला हाउस लिया, बिल्कुल 10-15 लाख की डाउन पेमेंट करके। वो फैमिली की हेल्प से ली थी, पर्सनल लोन लिया था, या उनके पास सेविंग्स थी। वो प्रॉपर्टी 2x हो जाएगी। वो ब्रदर 1 CR की प्रॉपर्टी में रहता होगा, वो ब्रदर अपना लोन 1/3 चुका भी चुका है, 5 साल हो चुके हैं। सेकंड ब्रदर ने अभी एंट्री नहीं ली है। So it is all about the mindset. There are people who believe in spending all their earnings, all their income in lifestyle, delusional lifestyle. आप एक बात बताइए अमित जी, जैसे कि कहा जाता है कि पहले घर या पहले दुकान? पहले घर या दुकान, टोटली डिपेंड्स ऑन आपका एम क्या है। अगर आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट चाहिए, डेफिनेटली दुकान। हाँ, अगर आपके पास मकान नहीं है, आपके ऊपर प्रेशर है कि मेरे को हाउस खरीदना चाहिए, या काफी टाइम से फैमिली रेंट पे रहती है, या इनकम की स्टेबिलिटी नहीं है, फ्यूचर का नहीं पता, हाँ, तो आपको मकान लेना चाहिए।
मकान लेना बिकॉज नेक्स्ट जनरेशन एंड फैमिली उनके लिए बहुत मैटर करता है चाहिए। मकान होना। बट अगर आप एक वेल एस्टेब्लिश्ड बिजनेसमैन है, आपको पता है मैं 4 CR की दुकान ले रहा हूँ, उस पे 2 लाख का रेंट आता है, लीज आता है, या फिर मैं 5 लाख रुपए मंथली इनकम जनरेट कर सकता हूँ उस 4 करोड़ की दुकान या फैक्ट्री से, तब तो डेफिनेटली दुकान या फैक्ट्री, और आप रेंट पे रह सकते हैं। रेंट तो 70-80,000 में आप बड़ी प्रॉपर्टी इंजॉय कर सकते हैं। बट अगर आपकी इनकम ऐसी है या एज ऐसी है कि आपको लगता है कि मैं एक प्रॉपर्टी बना लूं, बिकॉज देखिए वसीम जी, मैटर बहुत करता है, साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स बहुत है अपना मकान होने के, घर की फीमेल्स के लिए, घर के किड्स के लिए। आपको पता है जब आप काम के बाद घर पर आए हो तो आप एक रेंटेड हाउस में आए हो। अगर आप फाइनेंशियली इतने स्टेबल हो कि 50,000 80,000 रुपए का रेंट देके एक अच्छे अपार्टमेंट में रहते हो, तो 3 करोड़ वहां पे स्टक क्यों कराने? तब मैं आपको फैक्ट्री और बिजनेस में या शॉप में लगाने के लिए कहूंगा। ओके, सो आप कहेंगे कि अगर आप अर्ली स्टेज में अपना कैरियर बना रहे हैं, लाइक आप 25 से 35 के बीच में, तो पहले अपना घर प्लान करें। There are multiple things. Okay. I'll say different for everyone. If you are 27-year-old planning a wedding, planning your wedding, then आपको कुछ funds wedding पे लगाने पड़ेंगे. You might have to buy a 4-wheeler. You might have to save some money for little luxuries of life, little vacation. एंड अगर आप एक सॉर्टेड फैमिली में हो, अभी इमीडिएटली वेडिंग का प्लान नहीं है, फैमिली में और भी इनकम है, फर्स्ट हाउस है या फर्स्ट हाउस परचेज करना है, तो आप डेफिनेटली मकान लीजिए, वो आपका पहला हो, उसको अपग्रेड करें या एक सेकंड प्रॉपर्टी बनाएं। प्रॉपर्टी तो डेफिनेटली बनाएं, इस पे तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। ओके, सो अमित जी, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लोगों को क्रेडिट कार्ड बहुत अच्छा लगता है जब वो क्रेडिट कार्ड लेते हैं। सो इसकी हिडन साइकिल क्या है, मतलब किस तरह से यूज करना चाहिए? क्या ये बेनिफिशियरी है? क्या ये इसके कोई लॉसेस भी हैं? प्रॉज एंड कॉन्स क्या हैं क्रेडिट कार्ड के? सो आई विल से क्रेडिट कार्ड इज द मोस्ट वंडरफुल फाइनेंशियल टूल दैट आई हैव सीन सो फार। ओके, जस्ट इमेजिन वसीम जी, आपने 1 लाख रुपए का कुछ फोन परचेज करा, हाँ, उस पर्टिकुलर कार्ड की वजह से आपको 3,000 का कैशबैक मिल गया। ओके, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको, 3,000 से 5,000 का कैशबैक मिल जाता है आईफोन पे, सैमसंग के मेजर ऑल लग्जरी फोन्स पे, इफ यू हैव अ कार्ड ऑफ अ मेजर बैंक। प्लस आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं, प्लस आपको 30 to 45 डेज का एक रिवॉल्विंग पीरियड मिल जाता है, इंटरेस्ट फ्री पीरियड मिल जाता है। इवन इफ यू हैव मनी इन द अकाउंट, यू यूज दैट क्रेडिट कार्ड टू अर्न कैशबैक ए, number 2 reward points, which also has a value of 1 to 2,000 rupees if you're purchasing a phone of 1 lakh rupees. Third, you get a revolving balance for 30 to 45 days. Liquidity आपके maintain होती है। Next month आपका बिल आएगा, आप purchase कर लीजिए। Now the bad side of it, sometimes since it is so easily available, you can get lured away that आपको बहुत easy लगता है उसको spend करना, ओके, और आपकी spend habits खराब हो सकती है, या फिर आपका डेट का पाइल अप हो सकता है कि आपका इनकम 1 लाख है और 1.5 लाख आप खर्चे करते हो। ऐसे करते करते 3-4 लाख रुपए आपका क्रेडिट कार्ड हो गया आउटस्टैंडिंग। हर महीने आप मिनिमम पेमेंट ड्यू दे पा रहे हैं, 3% का इंटरेस्ट दे रहे हैं मंथली आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे, तो आप एक डेट ट्रैप में फंस गए हैं। उससे बाहर निकलने के लिए एक छोटा सा पर्सनल लोन ले सकते हैं आप, और आप अपना क्रेडिट कार्ड आउटस्टैंडिंग खत्म कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड इज अ वेरी गुड टूल अगर आपकी इनकम स्टेबल है और आप उसको एक फाइनेंशियल टूल की तरह मर्जी से यूज कर रहे हैं। अगर आप मजबूरी में यूज कर रहे हैं, आउटस्टैंडिंग में फंस सकते हैं, तो आपके ऊपर 3% का इंटरेस्ट आएगा। पेमेंट लेट होती है तो 590 रुपए आपके ऊपर लेट पेमेंट चार्जेस लगेंगे। आपकी सिबिल में रिपोर्ट होगा। आप ज्यादा कार्ड यूज करते हैं तो ओवर यूटिलाइजेशन पे आपका क्रेडिट कार्ड का स्कोर कम होता है। तो क्रेडिट कार्ड का लिमिट 1 लाख है तो उसको 90,000 तक यूज मत करें आप, 70-75% तक यूज करें। रिवॉल्व मत करें बैलेंस, मिनिमम ड्यू पेमेंट मत करें, मेक श्योर ऑल योर बिल्स आर पेड ऑन टाइम। इट्स जस्ट लाइक अ व्हीकल। आज आप गाड़ी लेके निकलो, पूरे देश में कहीं भी घूमो, फ्री है। अगर आप रेड लाइट जंप करते हो, चार्जेस है। आप गलत जगह पार्क करते हो, टो हो जाएगी, वहां चार्जेस है। कहीं गलत ड्राइव करते हो, रॉन्ग साइड ड्राइव करते हो, वहां चलान होगा। क्रेडिट कार्ड इज जस्ट लाइक दैट। मैं तो ये मानता हूँ उससे अच्छा कोई टूल ही नहीं है कि आपकी सैलरी फर्स्ट को आनी है, 25 तारीख को आपकी एनिवर्सरी, आपने डिनर पे जाना है, छोटा सा गिफ्ट लेना है या इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना है, आप कार्ड से करिए। कोई मेडिकल इमरजेंसी है तो आपके पास मल्टीपल कार्ड्स होने चाहिए। हमारी कंपनी प्रोवाइड करती है मल्टीपल बैंक के कार्ड्स, ताकि आपके पास 5 से 10 लाख के क्रेडिट कार्ड्स होने चाहिए। एक स्वाइप पे आपकी मेडिकल इमरजेंसी या कोई और इमरजेंसी सॉल्व हो सकती है। तो अमित जी, समवन इज अराउंड 30, तो पहले इमरजेंसी फंड या आपका इंश्योरेंस या इन्वेस्टमेंट? आई विल से दैट पर्सन विल हैव टू बैलेंस इट आउट। ओके, अगर मेरी 30 एज है, हाँ,
अप्रोक्सीमेटली 75,000 सैलरी है, मंथली एक्सपेंस 50,000 रुपए है, तो एटलीस्ट 4 मंथ के मेरे एक्सपेंसेस होने चाहिए अप्रोक्सीमेटली 2 लाख रुपीस। अप्रोक्सीमेटली 75,000 सैलरी वाले के पास 75 लाख से लेकर 1.5 करोड़ तक का एक टर्म प्लान होना चाहिए, और एक छोटा सा हेल्थ इंश्योरेंस भी डेफिनेटली होना चाहिए। और SIP तो मस्ट है, एटलीस्ट 10%। अगर 75,000 सैलरी है तो 2,500 रुपए की 3 SIP उनके पास होना चाहिए। So you are saying first emergency fund, then insurance, then investment. I'll say all three together. All three together. यही सेम रेशियो होना चाहिए जब उनकी 25,000 सैलरी है, सेम रेशियो होना चाहिए 50,000। अगर इनकम बढ़ती है तो एक्सपेंसेस नहीं बढ़ाने चाहिए, लाइफस्टाइल नहीं बढ़ाना चाहिए, इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस एंड सेविंग्स तीनों साथ साथ बढ़ने चाहिए। बैलेंस आउट करना पड़ेगा फॉर अ प्रॉपर हैप्पी फाइनेंशियल लाइफ। FD LIC क्या साइलेंटली इन्फ्लेशन से वेल्थ डिस्ट्रॉय हो रही है? देखिए, हो तो रही है, बट कंट्री की बैकबोन में यही है। काफी लोग LIC में इन्वेस्ट करते हैं, काफी लोग FD में इन्वेस्ट करते हैं। इसी फंड्स से हमारा देश चल रहा है, बैंक्स चल रहे हैं। ऑन वन साइड यू कैन से कि 6 से 7% बेस पे रिटर्न्स मिलते हैं, 6 से 7% ही इन्फ्लेशन है, तो सब कुछ जीरो हो जाता है, बट एटलीस्ट सेव तो हो पाता है। इट्स जस्ट लाइक योर पिगी बैंक, कि वो बड़ा भी नहीं और सेव भी हो गया, और आपको पैसा मिल जाता है, बस आपके सेविंग कर लिया। और अगर आपके बड़े LIC पॉलिसी ना करते, FD ना करते, तो अपने नेक्स्ट जनरेशन के लिए क्या छोड़ते? वो भी सब कुछ खर्च चुके होते। अगर किसी की सैलरी 50,000 है तो वो कितना बचाए कि पहले 5 साल जो इकट्ठा करके कहाँ लगाना चाहिए उसको? 10 से 15,000 रुपए का वो SIP कर सकते हैं, PPF कर सकते हैं। डेट इंस्ट्रूमेंट बता रहा हूँ मैं। SIP इक्विटी इन्वेस्टमेंट थोड़ा एग्रेसिव रहेगा, PPF में अप्रोक्सीमेटली 7% रिटर्न्स मिलेंगे। तो 5 साल में अगर वो 10,000 रुपए मंथली इन्वेस्ट करते हैं, 60 महीनों में 6 लाख रुपीस इन्वेस्ट करते हैं, अप्रोक्सीमेटली 9 से 10 लाख के बीच में उनका इन्वेस्टमेंट का वैल्यू हो जाएगा। अगर मार्केट ने डिसेंट रिटर्न दिए तो। सपोज एज 40 साल हो गई है, और कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया, तो अभी पॉसिबिलिटीज हैं फाइनेंशियल्स को ठीक करने की, या बहुत देर हो गई? सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ ह्यूमन रेस, एनीथिंग यू कैन फिक्स एनी टाइम। सो ऐसा नहीं है कि अमेरिका 100 साल पहले आजाद हुआ था तो आज कितना ब्यूटीफुल है, इंडिया 75 ईयर्स पहले आजाद हुआ था तो आज देखिए कितना ब्यूटीफुल है, दुबई ने 20 साल पहले कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करी, आज देखिए आज कितना एडवांस्ड है। अगर वो टाइम जा चुका आपका तो जा चुका है, कंपाउंडिंग स्टिल वर्क्स। सो आप 40 के एज में स्टार्ट करिए, डबल स्पीड से करिए। अगर आपके बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप कवर कर चुके हैं, जिसमें आप स्टक थे, उसको निभाते निभाते आप सेविंग्स नहीं कर पाए, आपकी सिस्टर की वेडिंग हो, या घर बनाना हो, या आपका स्टूडेंट डेट हो जो आपने एजुकेशन के लिए लोन लिया था, या फॉर एग्जांपल आपने कैश डाउन एक कार परचेज करी थी, इसलिए सेविंग्स नहीं हो पाई। सो पहले तो बैलेंस करके चलना चाहिए था। अगर नहीं भी हुआ तो आज आप स्टार्ट करिए। वही मैंने पूछा ना, अगर 40 तक आप बैलेंस नहीं कर पाए, उसके बाद भी चांसेस हैं 10 से 15,000 की SIP करिए। आई हैव गॉट क्लाइंट्स जो अपना पहला हाउसिंग लोन 50 की उम्र में लेते हैं, पहला SIP 55 की एज में लेते हैं। क्या ऐसे रीजन है जो स्कोर को गिराते हैं आपके? आप अगर कोई EMI अपना मिस कर देते हैं, आप क्रेडिट कार्ड का पेमेंट डिले कर देते हैं, आप क्रेडिट कार्ड यूटिलाइजेशन ज़्यादा है आपका, लाइक आई मेंशन प्रीवियसली कि आपका 1 लाख रुपए का कार्ड का लिमिट है, आप 75 to 80,000 रुपीज स्पेंड करें, 95,000 तक मत पहुंचे। ओवर लिमिट तो बिल्कुल मत यूज करें कि ओवर लिमिट चार्जेस लग रहे हैं या लेट पेमेंट पेनल्टी लग रहे हैं। एंड एंश्योर दैट यू आर रीपेइंग योर कमिटमेंट्स ऑन टाइम एवरी टाइम। और किसी का सिविल स्कोर 600 है तो क्या उसके लिए प्रॉपर्टी लोन पॉसिबल है? सो टोटली डिपेंड्स वो 600 स्कोर वसीम जी कैसे है। लोन्स अनपेड है आज भी, ओवरड्यूज हैं, सेटलमेंट्स हैं, या फिर कुछ EMIs पेमेंट्स लेट हो गई थी, या फॉर एग्जांपल एक फीस था किसी क्रेडिट कार्ड का जो उनको पता नहीं था, अब उन्होंने पे कर दिया है, उन्होंने लोन अप्लाई करा तो उनको पता लगा है कि उनका एक बाइक लोन लिया था 2018 में, उसका लास्ट EMI आज भी ओवरड्यू दिखता है, या कोई कंज्यूमर लोन लिया था, कुछ फाइनेंस कराया था टीवी या फ्रिज, उसका EMI पेंडिंग दिख रहा है। अगर ये सब वो सॉल्व कर चुके हैं तो हाउसिंग लोन डेफिनेटली पॉसिबल है फ्रॉम अ NBFC एट हायर रेट। अगर किसी को 90 डेज में अपना सिविल स्कोर इम्प्रूव करना हो या एक ऐसे लेवल पे ले जाना हो जहां वो इजीली अपनी प्रॉपर्टी लोन ले सकता है या पर्सनल लोन ले सकता है, तो उसके लिए आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे? I will strongly recommend them to repay their defaulted accounts on time. Go and meet the recovery team. Repay करें जो आपके ड्यूज है। आप एक गोल्ड लोन लो जिसमें सिबिल चेक नहीं होती, उसको रीपे करो 3 महीने 6 महीने, थोड़ा ऊपर आएगा आपका सिबिल स्कोर।
आप एफडी के अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड देती हैं कुछ स्टार्टअप्स आजकल, कुछ बैंक्स भी देते हैं, उससे भी सिविल स्कोर आपका इंप्रूव होता है। हाँ. एक हेल्दी रिलेशनशिप बनता है, रीपेमेंट ट्रैक रिकॉर्ड आपका वापस स्टार्ट होता है। सो बैंक आपको थोड़ा और पॉजिटिवली देखना चाहेंगे। फिर सबसे सस्ता लोन डायरेक्ट बैंक जाएं या डीएसए या ब्रोकर से बात करें? सो वसीम जी, वेरी इंटरेस्टिंगली देयर इज अ मिथ दैट चैनल पार्टनर से डील करते हैं आप हाँ. या फिर बैंक से डील करते हैं तो डिफरेंट सर्विसेज मिलती हैं। एग्जैक्टली सेम सर्विसेज मिलती हैं। सेम सर्विस जस्ट लाइक सैमसंग ने फ्लिपकार्ट पे भी अपना फोन लिस्ट करा हुआ है, अमेजोन पे भी करा हुआ है, एंड आपका सैमसंग के एक्सक्लूसिव स्टोर्स भी है, मल्टी ब्रांड स्टोर से भी मिलता है। इट इज कोई जस्ट फर्क लाइक नहीं है चाहे आप अपने किसी नॉन बैंकिंग पार्टनर से लोन लें उनके थ्रू या आप डायरेक्ट बैंक से जाके लें। So you would be shocked if I give you an interesting fact. More than 60% of loans are done by channel partners. Channel partner. More than 80% of insurance business is done by channel partners. Channel partner. So financial channel partners ही backbone है Indian financial system के। बेशक वो कस्टमर से पैसा इकट्ठा करना हो like LIC policies या फिर कस्टमर्स को पैसा देना हो जो कि है लोन्स। एक पर्सनल लोन 10 से 12% में मिलता है और कुछ पर्सनल लोन 18 से 20% या 24% तक भी जाते हैं। तो ये क्या है साइकोलॉजी? सो अगर आपका कंपनी लिस्टेड नहीं है, इफ कस्टमर इज वर्किंग फॉर अ स्मॉल कंपनी जिसमें वर्किंग लोग 25 से कम है स्टाफ स्ट्रेंथ, या कंपनी प्रोप्राइटरशिप है या पार्टनरशिप है, या टीम साइज 100 से कम है, टर्नओवर 4-5 करोड़ है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, ओके, पीएफ नहीं कटता, इनकम टैक्स नहीं कटता, उस कस्टमर्स के लिए 16, 18, 20 का रेट आता है। ओके, फॉर पीपल वर्किंग इन गुड गवर्नमेंट जॉब्स, गुड एमएनसीज, गुड सैलरीज लाइक 70-80,000, उनके लिए 11 का रेट तो है ही अवेलेबल। 9.99% के लिए 780 का स्कोर चाहिए। एक लिस्टेड एमएनसी या गवर्नमेंट जॉब में उनको चाहिए, सैलरी प्रॉपर आता हो, सिविल स्कोर 780 हो, लोन अमाउंट 15 लाख प्लस हो। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर कंपनी, सैलरी, सिविल, loan amount and case type. There can be a case that your CIBIL is approximately 800. Okay. Your company is listed. Salary is 1 lakh. Loan amount is 20 lakh. Still loan possibility एक NBFC से है because आपने multiple बैंक के loans लिए थे, multiple credit card ड्यूज चल रहे हैं, उसको बैलेंस ट्रांसफर करके कंसोलिडेट कर रहे हैं हम एक बैंक में, उसमें रेट आपका 14.75 से लेकर 1675 आ सकता है फ्रॉम अ NBFC. In that case, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी और होम लोन दोनों में क्या डिफरेंस है? अगर आप एक प्रॉपर्टी परचेज करते हो तो उसे होम लोन कहते हैं, जिसमें पेमेंट आपके सेलर को जाती है। लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी में आपके पास है प्रॉपर्टी, उसको मॉर्गेज करके आप फंड्स या तो एक टर्म लोन के फॉर्म में या ओवरड्राफ्ट की फॉर्म में ले रहे हो। अच्छा। होम लोन 7.2 से स्टार्ट होता है फॉर अप्रूव्ड प्रॉपर्टी, 800 सिविल एंड अप्रूव्ड इनकम डॉक्यूमेंट्स। लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी 8.2% से स्टार्ट होता है फॉर अप्रूव्ड प्रॉपर्टी एंड अप्रूव्ड इनकम एंड 800 सिविल स्कोर। प्रॉपर्टी पर लोन लेके इन्वेस्ट करना क्रेजी आइडिया या फाइनेंशियल जीनियस गाय? इट इज द मोस्ट वंडरफुल टूल अक्रॉस द वर्ल्ड दैट इज यूज्ड, जिसमें आपको इतनी बड़ी लेवरेज मिल रही है जो आपको कहीं से नहीं मिल सकती। फॉर एग्जाम्पल, हमने पहले भी डिस्कस करा, फॉर एग्जाम्पल किसी का 2 लाख रुपीज सैलरी है, एक 2 करोड़ अपार्टमेंट में उनको एंटर करना है। अगर उनका अच्छा जॉब है किसी अच्छी एमएनसी में और 2 लाख रुपीज सैलरी है, तो डाउन पेमेंट उनके पास 30-40 लाख रुपीज है। ओके, वी कैन गिव देम 1.5 करोड़ लोन basis their documents in less than a week. Okay. On the other hand, if they wait and see if the market corrects, which is never gonna happen, if they wait to accumulate money and then they will buy it from their own sources, that is again never gonna happen. So वो प्रॉपर्टी 2x हो जाएगी, 4x हो जाएगी, 10x हो जाएगी, एक अच्छी इन्वेंट्री उनके हाथ से निकल जाएगी। प्रॉपर्टी में एंट्री इंपॉर्टेंट है, आपको पता है। आज की डेट में रियल एस्टेट जो एक्सपर्ट्स आपको प्रॉपर्टी दिखाते हैं, आपके कंसल्टेंट का भी इंटरेस्ट आप में कम हो जाएगा अगर उनको लगा कस्टमर ज़्यादा ही नेगोशिएट कर रहा है या भी पैसे तो है नहीं या डाउन पेमेंट तो है नहीं। सो यही एक रीज़न होता है कि कस्टमर्स डिले करते हैं। दैट इज़ वेयर बैंक्स कम। 8 लाख करोड़ की मार्केट है। पूरा नोएडा अगर आप देखो, पूरा गुड़गांव की मैं बात करूँ तो मॉर्गेज पे खड़ा है। वी हैव फंडेड कस्टमर्स फ्रॉम 1 लाख रुपीज टू 15 CR तक का हमने लोन करा है। होम लोन एक्टिव है अमित जी और प्रॉपर्टी सेल करनी है, क्या स्टेप बाय स्टेप इसका प्रोसेस होता है? सो वसीम जी, अगर मैं एक प्रॉपर्टी परचेज कर रहा हूँ किसी पर्सन से,
और उस प्रॉपर्टी पे लोन चल रहा है किसी नेशनलाइज्ड बैंक से या किसी प्राइवेट बैंक से या फॉर एग्जांपल किसी एनबीएफसी से, सो वी हैव टाई अप विद बैंक्स जो कि ये बैलेंस ट्रांसफर कर लेंगे और आपकी ट्रांजैक्शन को सिक्योर बनाएंगे। सामने वाले बैंक से जिससे लोन चल रहा है लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट आएगा कि मेरे को क्या क्या पेपर मिलने वाले हैं जब मैं ये लोन क्लोज करूंगा, अपने चेक से या अपने लोन से, और फोरक्लोजर लेटर आएगा कि मुझे कितने का चेक बना के देना है। ओके, सो बाकी पेमेंट मैं होल्ड करके रजिस्ट्री वाले दूंगा एडवोकेट के साथ। इस तरीके से हम ट्रांजैक्शन को सेव करते हैं। और जिस दिन पेपर रिलीज हो रहे होते हैं लोन क्लोजर वाले दिन, उस दिन हमें कंपनी करना पड़ेगा। प्रॉपर्टी सेल करते वक्त बैंक कौन कौन से चार्ज काटता है सेलर से? सो बेसिकली अगर आपका हाउसिंग लोन चल रहा है तो फोरक्लोजर नील है। अच्छा। अगर आपका लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी चल रहा है, हाँ। सो ऑन बेसिस ऑफ टर्म्स एंड कंडीशंस साइंड विद द बैंक और एनबीएफसी जिससे आपका लोन चल रहा है, इट कैन बी इन द रेंज ऑफ 1 to 2% एंड शुड बी नेगोशिएबल आल्सो। ओके, फोरक्लोजर क्या होता है? किसी फोरक्लोजर होता है आप लोन क्लोज करने आते हो, उस दिन जितना लोन बचा होता है उस पे बैंक 1% का चार्ज लगाता है। ओके, और ये फ्लोटिंग रेट क्या होता है? फ्लोटिंग रेट होता है अगर मार्केट जैसे अगर स्टॉक मार्केट गिरती है, पैसा महंगा होता है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज होगा आरबीआई का। अच्छा, आरबीआई पीछे से जिस रेट पे बैंकों को पैसा देता है वो बढ़ा देगा, तो बैंक्स आपका रेट बढ़ा देंगे, आपका ईएमआई हैवी हो जाएगा। ओके, एंड आरबीआई वर्सेस बैंक प्रैक्टिस क्या रहती है? मतलब रूल्स कैसे किस तरह से फॉलो होते हैं? आरबीआई ही तो रूल सेट करता है बैंकिंग सिस्टम। ओके, सो प्रॉपर्ली वही रूल फॉलो होते हैं या बैंक भी कुछ अपनी तरफ से? 99% तक वही फॉलो होते हैं। अमित जी, आजकल ना एक बहुत ज्यादा मार्केट में है कि एसआईपी गुरुज के रैंड पे रहिए, एसआईपी करिए, तो ये क्या है? मुझे आप ये डिटेल में बताइए। आई टेल यू व्हाट, एसआईपी बहुत अच्छी है। हाँ, मैं खुद करता हूँ एसआईपी, हाँ, ठीक ठाक अमाउंट का करता हूँ एसआईपी। बट एसआईपी होता है अगर आपने कोई माइलस्टोन सेट करा हुआ है लाइफ में, फॉर एग्जांपल रिटायरमेंट, चिल्ड्रन एजुकेशन, किसी का वेडिंग या हाउस परचेज 10 years from now, or if you want to buy a Mercedes at 50, if you want to act now, या तो आपके पास पैसे होने चाहिए, हाँ जी, या तो आप बैंक से लोन लेंगे। हाँ जी, हाँ जी। So there are two sides of the coins Okay. in banking, two side of banking industry. अगर आपने आज वेडिंग करनी है, पर्सनल लोन। आपने आज बच्चे को अब्रॉड भेजना है, एजुकेशन लोन। आपने आज प्रॉपर्टी खरीदनी है, हाउसिंग लोन। आपने आज गाड़ी चूज करी, संडे आपकी डिलीवरी है, 2 दिन में अप्रूव हो जाता है, कार लोन। अगर आपके 5 साल बाद बच्चे की एजुकेशन करनी है प्लान, एसआईपीज। आपने 15 साल बाद मकान लेना है, या आपने 20 साल बाद रिटायर होना है, उसके लिए है म्यूचुअल फंड एसआईपी। ये दोनों बैलेंस करके चलना है आपने। मैं नहीं कहूंगा एसआईपी मत करें, एसआईपी गुरुज गलत है, बिल्कुल सही है वो। ऑटोमेटिकली आपका इन्वेस्टमेंट होता है सिस्टमैटिक वे में, फंड मैनेजर्स पैसा लगाते हैं। 10,000, 15,000, 20,000 का एसआईपी होना चाहिए। बट अगर आपके पास मकान नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं है, दैट इज अ बिग क्वेश्चन। हाउसिंग लोन इज अ मैजिक। अगर मैं आज 1 करोड़ का होम लोन लेता हूँ, ये प्रॉपर्टी अगर 10 साल में 3 गुना हो गई, तो बैंक के बोरो करे हुए 1 करोड़ को मैं 3 करोड़ कर लेता हूँ। और अगर मैं हर महीने 50,000 रुपए लगा रहा हूँ वसीम जी, साल में 6 लाख, 10 साल में जाके मैं 1 करोड़ रुपए लगाऊंगा, तो 10 साल बाद तो एसआईपी गुरु बोलेंगे ये तो 1.5 करोड़ ही होगा। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। इसको 3 करोड़ करने के लिए 20 साल और रुको। और अगर ये तभी ग्रो करेगा जब मैं एसआईपी कंट्रीब्यूट करूंगा। तो आपको साथ साथ में अपना एक होम लोन बाय करना चाहिए। मैं डेफिनेटली कहूंगा कि आपका जैसे मल्टीपल एसेट क्लास में आपका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। उसमें रियल एस्टेट डेफिनेटली आता है, एसआईपी इक्विटी हो गया, थोड़ा बहुत गोल्ड होते ही हर फैमिली में, थोड़ा बहुत। एसआईपी ज्यादा ग्रो करता है या आपने लोन पर लेके जो प्रॉपर्टी बाय करी है वो ग्रो करता है? टाइमिंग की बात है। जैसे कि गोल्ड 5,000 रुपए था जब मैं 5th क्लास में था, आज गोल्ड 1.5 लाख है, 30 गुना हो गया। अब मैं गोल्ड लूंगा तो डबल ही होगा। करेक्ट। ऐसी प्रॉपर्टी भी 50 गुना हो चुकी है, ऐसी इक्विटी भी 50 गुना हो गई है। ये प्रीवियस ईयर्स के रिटर्न्स बताते हैं। आज अगर आप मार्केट में जो टर्बुलेंट टाइम्स चल रहा है, अनसर्टेन टाइम चल रहा है, मार्केट में रिस्क है, वैल्यूएशंस ऑल टाइम लो चल रहे हैं इंडिया की बिगेस्ट कंपनीज की, वर्ल्ड की बिगेस्ट कंपनीज की, तो रियल एसेट क्या बचता है? गोल्ड एंड प्रॉपर्टी। सो प्रॉपर्टी कभी आपको धोखा नहीं देगी। गोल्ड पे तो आपका बुलियन है, करेंसीज डिपेंड करती हैं गोल्ड रिजर्व्स पे। तो सो ये दोनों तो सबसे बड़ी एसेट क्लास है। एक सबसे मेन आज की डेट में हॉट टॉपिक बना हुआ है अमित जी, जो कि मैं पूछना चाहूंगा आपके नजरिए से, बिकॉज यू हैव 15 ईयर एक्सपीरियंस। जिस तरह से ये जियो पॉलिटिक्स चल रही है, जो ये वार चल रही है, तो इस पे बैंकिंग सिस्टम पे कितना इफेक्ट आएगा, कितना मार्केट पे इफेक्ट आएगा? देखिए दोनों डिफरेंट चीजें हैं। स्टॉक मार्केट अलग है, बैंकिंग अलग है। हाँ।
अगर मार्केट में पैनिक आता है, जैसे कुछ लोग SIP करते हैं, तो SIP में इस टाइम मार्केट स्टेबल नहीं है, मार्केट अप एंड डाउन जा रही है, अभी तो SIP रिटर्न नहीं देगा, रिटर्न नहीं देगा। कुछ लोग कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट का राइट टाइम है ओके। SIPs में, बट मैं उनसे ये पूछता हूँ कि अगर आपकी एलिजिबिलिटी है, बैंक आपको 1 करोड़ रुपया देता है प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए, 20 लाख आप स्टॉक मार्केट में क्यों लगाते हैं? डाउन पेमेंट करें, 1.25 करोड़ रुपए का एक प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर लीजिए। 50 लाख पड़े आप स्टॉक मार्केट में क्यों लगाते हैं? डाउन पेमेंट करिए, 2 करोड़ का हाउसिंग लोन लीजिए, 2.5 करोड़ का एक प्रॉपर्टी लीजिए। 1 करोड़ रुपए पड़ा आपके पास जो आप मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं या करना चाहते हैं, 1 करोड़ रुपए प्लस 2 करोड़ रुपए बैंक देता है, आप 3 करोड़ का एक प्रॉपर्टी परचेज करें। ओके। मल्टीपल डोर वाली प्रॉपर्टी लीजिए, ग्राउंड फ्लोर पे आप रहिए, फर्स्ट फ्लोर पे आपकी फैमिली रहेगी, सेकंड फ्लोर आप लीज पे दीजिए, आपका कैश भी प्रोड्यूस करेगा वो एसेट। आज के टाइम पे इक्विटी इन्वेस्टमेंट मैं रेकमेंड नहीं करता हूँ, ओके, बिकॉज इन्फ्लेशन इतने हाई है, 7.2% पे हाउसिंग लोन मिल रहा है, 7% ही इन्फ्लेशन है, दैट मीन्स आपको 0% पे हाउसिंग लोन मिल रहा है। अगर प्रॉपर्टी 10% भी बढ़ रही है तो दैट मीन्स 100% का एप्रिसिएशन है 10 साल में। टैक्स बेनिफिट्स अलग, रेंट बचेगा अलग, साइकोलॉजिकल बेनिफिट ऑफ ओनिंग अ प्रॉपर्टी अलग। ओके। सो होम लोन इज अ मैजिक, एवरीबॉडी शुड टेक अ होम लोन राइट अवे। ओके। एक टर्म्स आती है APF, तो APF ये क्या टर्म्स है, मतलब इसको थोड़ा डिटेल में बताइए आप। सो अप्रूव्ड प्रोसेसिंग फैसिलिटी होती है, ओके, फाइनेंस फैसिलिटी होती है जो बैंक्स ना प्रोजेक्ट्स को अप्रूव करते हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी मेजर डेवलपर का एक प्रोजेक्ट लॉन्च होता है दिल्ली NCR में, मुंबई, पुणे, इंडिया में कहीं भी, सो बैंक स्ट्रिक्ट गाइडलाइन से उसको लीगली टेक्निकली अप्रूव करते हैं प्रोजेक्ट को। फॉर एग्जांपल 1000 अपार्टमेंट्स हैं, तो वसीम जी उसमें किसी भी अपार्टमेंट पे फंडिंग पॉसिबल होगी अगर वो प्रोजेक्ट एज अ होल किसी भी मेजर बैंक से अप्रूव्ड हो जाता, तो अलग से लीगल टेक्निकल नहीं होगा। लीगल टेक्निकल क्या होता है, अगर आप फॉर एग्जांपल एक इंडिपेंडेंट हाउस परचेज करते हो तो उसकी वैल्यूएशंस होगी, एज पर मैप बना नहीं बना, बाय लॉज बना नहीं बना, एक्सेस कवरेज तो नहीं है, टाइटल क्लियर है कि नहीं, प्रीवियस ओनर कौन था जी, पूरा चेन है कि नहीं 15-20 सालों का, ये सब वेटिंग होती है, कोई पेपर मिसिंग तो नहीं है, बीच में कोई फैमिली पर्सन का विल तो नहीं है, किसी का डिमाइस तो नहीं हुआ, सर्वाइविंग मेंबर सर्टिफिकेट तो नहीं चाहिए, वो होता है लीगल। ओके। सो उस प्रोजेक्ट का एज अ होल स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए लीगल एंड टेक्निकल एक बैंक अप्रूव कर देता है, ताकि पूरा प्रोजेक्ट में कोई भी यूनिट आप चूज कर सकते हो, वो फाइनेंस हो जाता है अंडर कंस्ट्रक्शन स्टेज पे। दैट यूनिट कैन बी ऑन 17th फ्लोर, एंड क्या पता अभी प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट ही हुआ है, बेशक वो 4 साल बाद डिलीवर होगा, पर बैंक्स फाइनेंस कर देते हैं एज पर कंस्ट्रक्शन स्टेज। अमित जी, आपको 15 साल का एक्सपीरियंस है और 40 बैंक्स एंड 40 NBFC, इतना सारे जो बैंक है और NBFC हैं, वो आपने एनरोल क्यों किए हुए हैं अपनी कंपनी के साथ में, मतलब व्हाट इज द रीजन? सो वी हैव गॉट ऑल मल्टीनेशनल बैंक्स, ऑल मेजर गवर्नमेंट बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स, जितने भी आपने सुने सबके साथ हमारा एम्पैनलमेंट है NBFCs के साथ। सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम कस्टमर प्रोफाइल देखते हुए बैंक चूज करते हैं। ओके। फॉर एग्जांपल आपका एक मल्टीनेशनल कंपनी में आप जॉब करते हो, अप्रूव प्रॉपर्टी ले रहे हो, मैप है, हम एक मेजर बैंक चूज करेंगे। ओके। एंड अगर आपके प्रॉपर्टी है किसी रेगुलराइज एरिया में, प्रॉपर्टी तो अच्छी है बट मैप से नहीं बनी हुई है, मैप अप्रूव नहीं है MCD का DDA का, तो कोई NBFC चूज करना पड़ेगा। ओके। अगर आप एक मल्टीनेशनल में काम करते हैं, 1 लाख सैलरी है, पर्सनल लोन लेते हैं, तो एक मेजर बैंक से लोन कराएंगे आपका। ओके। अगर आपकी सैलरी 30,000 है, अनलिस्टेड कंपनी में काम करते हैं, या सेम 1 लाख रुपीज सैलरी अनलिस्टेड कंपनी में काम करते हैं, तो कोई और NBFC चूज करना पड़ेगा हमें आपके लिए, आपके प्रोफाइल को देखते हुए। अगर सिबिल स्कोर थोड़ा सा लो है, या क्रेडिट कार्ड कंसोलिडेशन है, या पर्सनल लोन का बैलेंस ट्रांसफर है, तब हमें आपके लिए कोई और बैंक या NBFC चूज करना पड़ेगा। अगर आप ओवरड्राफ्ट लिमिट चाहते हैं सिक्योर्ड, उसके लिए अलग बैंक है, अनसिक्योर्ड के लिए अलग है। और अमित जी, कितना डिफरेंस है एक प्राइवेट बैंक, NBFC एंड सरकारी बैंक? सो ये तीनों कैसे डिफरेंस है? RBI तो सेम गाइडलाइंस देता है तीनों को, या डिफरेंस गाइडलाइंस है? गाइडलाइंस डिफरेंट है, उनकी इंटरनल पॉलिसीज अलग है, प्राइसिंग अलग है, उनकी कॉस्टिंग अलग है, प्रॉफिटेबिलिटी को लेके जो उनका माइंडसेट है वो अलग है, ऑपरेशनल एफिशिएंसीज अलग है, NPA अलग है, पॉलिसीज एंड नॉर्म्स अलग है। तो गवर्नमेंट बैंक अलग ऑपरेट करते हैं, थोड़े कंजर्वेटिव होते हैं, प्राइवेट बैंक अलग ऑपरेट करते हैं, NBFC थोड़े ज्यादा एग्रेसिव होते हैं, प्राइसिंग उनकी हायर होती है बिकॉज वो खुद फंड्स बोरो करके आके मार्केट में लेंड कर रहे हैं। सो ओके। अमित जी, अगर किसी को लोन लेना हो और प्रॉपर्टी बाय करनी है, सो कितना टाइम लगता है उसको लोन अप्रूव कराने में? 10 to 15 वर्किंग डेज, अगर कस्टमर कोऑपरेटिव है, डॉक्यूमेंट सारे रेडी है तो। अच्छा, 10 to 15 डेज।
ओके, और क्या क्या डॉक्यूमेंट उसको अरेंज करने होंगे? अगर वो सैलरीड कस्टमर है तो पैन आधार फोटो, 3 महीने का पे स्लिप, 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट, फॉर्म 16, ITR टू चेक एम्प्लॉयमेंट स्टेबिलिटी, अगर कोई लोन चल रहा था उसका शेड्यूल, कोई लोन रिसेंटली क्लोज हुआ था उसका NOC, प्रॉपर्टी की पूरी चेन। वही कस्टमर का सेल्फ एम्प्लॉयड है, मैं एज्यूम कर रहा हूँ प्रोप्राइटरशिप कंपनी में काम करता है, तो 3 साल का ITR विद कंपटीशन, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट, रेंटल इनकम है तो रेंट एग्रीमेंट्स, जिस अकाउंट में रेंट आता है वो चाहिए, प्रॉपर्टी का ओनरशिप प्रूफ चाहिए, अगर वो GST कंप्लायंस है तो GST का रजिस्ट्रेशन चाहिए, 12 महीने का GST का रिटर्न चाहिए। ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स है, रेडीली अवेलेबल होते हैं। ये क्वेश्चन अमित जी उन लोगों के लिए जिनको फाइनेंशियल मार्केट में अपना कैरियर बनाना है, तो एज यू आर वर्किंग इन लास्ट 15 ईयर इन द मार्केट, सो आप क्या उनको सजेशन देना चाहेंगे? मैं उनको सजेशन दूंगा कि दिस इज द बेस्ट टाइम टू बी इन द लोन इंडस्ट्री। कोई भी अगर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है या फिर हेल्थ पॉलिसी करते हैं या LIC के एजेंट्स हैं या चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, एक्स बैंकर्स हैं, फाइनेंस सेक्टर में काम करते हैं, हॉस्पिटैलिटी में है, रिटेल में, जहाँ पे कई बार ग्रोथ इतनी अच्छी नहीं होती, संडे वर्किंग होता है, सैलरी इतनी अच्छी नहीं चल बढ़ती आगे, इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं है, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं, आपका नेटवर्क अच्छा है, या आप किसी भी अच्छे मेजर कॉर्पोरेट में काम करते हैं तो हमसे जुड़ सकते हैं। माई RM विल डू द काउंसलिंग, विल डू द हैंड होल्डिंग, उनकी साइड इनकम भी बन सकती है अगर वो एक ऑलरेडी रेगुलर जॉब में है। अच्छा, एंड दिस इज द बेस्ट टाइम बिकॉज उनके सर्कल में कोई ना कोई लोन ले ही रहा होगा, बेशक वो पर्सनल लोन ले या कार लोन ले या होम लोन ले, रेफरल बिजनेस पे ही हम काम करते हैं आज की डेट में। People trust us with our services. We are a preferred choice for many corporates in Delhi NCR. Okay. So people who are working there, who are already our clients, they keep on referring us. बहुत बड़े नेटवर्क के साथ हम ऑलरेडी काम करते हैं and we'll be happy if more people add in our network. लास्ट 15 ईयर में बैंकिंग इंडस्ट्री में क्या रिवोल्यूशन आया है? अगर मैं हाउसिंग फाइनेंस की बात करूं वसीम जी, सबसे पहले तो रेरा है। मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में बात करना चाहूंगा आपसे। हाउसिंग लोन प्रोडक्ट ऐसा बना है, ऐसे डिजाइन हुआ है कि 20 साल में एक होम बायर अपना प्रॉपर्टी का लोन चुका पाए। ओके, न्यूक्लियर फैमिलीज है, इतना सपोर्ट नहीं होता, इन्फ्लेशन हाई है, एक्सपेंसेस नहीं होते, एक न्यू फैमिली बनती है, अब उसको नेगेटिवली नहीं देखा था, सेंटीमेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम हाई है, ये था कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑल टाइम लो है। जब 2010 में मैंने करियर स्टार्ट करा था 8.9 का रेट था। ओके, 2015 में हमने 10.5% पे हाउसिंग लोन देखा है। ओके, देन नोटबंदी हुई थी, डिमोनेटाइजेशन, नवंबर 16 8.5 का रेट था, कोविड में 6.5 देखा हमने, अभी 7.2 का रेट है। सो अफोर्डेबिलिटी पहले से भी ज्यादा है, तो इजी हो गई है बैंकिंग। अभी बैंकिंग इजी हो गई है, अफोर्डेबल है, क्विक है। पहले लोन 20 दिन में होता था, आज 10 दिन में हो जाता है। प्रोसेस फास्ट हो गया, डिजिटलाइज प्रोसेस हो गया है। आपके डॉक्यूमेंट्स रिट्रीव करना आपके लिए बड़ा आसान हो गया, पहले फॉर्म 16 एक्सेस करना मुश्किल होता था। ओके, पहले आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन बैंक करने में 3 दिन लेता था, आज सेम डे हो जाता है। आपकी वेरिफिकेशंस में टाइम लगता था, आज सेम डे इनिशिएट हो जाता है। आप ये कह रहे हो कि 15 साल की बाद की इंडस्ट्री आज जो है और इजी प्रोसेस हो गया है, स्मार्ट प्रोसेस, ट्रांसपेरेंसी बहुत है, इवॉल्व हो गया है, कस्टमर अवेयर है। सपोज अमित जी मेरे पास में 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है और उसका रेंट आ रहा है 50 से 60,000 रुपीज और मुझे फंड चाहिए, तो क्या प्रोसेस मैं फॉलो करूं, किस तरह से मिल सकता है मुझे? सो हमें आपका रेंट एग्रीमेंट चाहिए होगा, हाँ, अकाउंट चाहिए होगा जिसमें वो रेंट क्रेडिट होता है, हाँ, प्रॉपर्टी का ओनरशिप प्रूफ चाहिए होगा, हाँ, उस प्रॉपर्टी को मॉर्गेज करके हम 50 to 60 लाख रुपीस आपको लोन दे सकते हैं, विच इज लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। ओके, रेट अप्रोक्सीमेटली 8.5 to 9.5% रहेगा। अमित जी एक रैपिड फायर, EMI एक स्मार्ट डिसीजन है या फाइनेंशियल ट्रैप? EMI एक डेफिनेटली स्मार्ट डिसीजन है। अगर आपके पास फंड्स हैं तभी पर्सनल लोन लीजिए, हाउसिंग लोन लीजिए, कार लोन लीजिए। अगर आपके पास फंड्स नहीं है तभी पर्सनल लीजिए, हाउसिंग लोन लीजिए एंड पर्सनल लोन लीजिए। सबसे बड़ा इजी लेवरेज का टूल है ये। FD या रियल एस्टेट, सिर्फ चूज करना हो तो क्या आप सजेशन देंगे? डेफिनेटली रियल एस्टेट। क्रेडिट कार्ड आशीर्वाद या अभिशाप? डेफिनेटली आशीर्वाद। लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी अंडररेटेड या ओवररेटेड? अंडररेटेड। रेंट भरना कभी भी स्मार्ट डिसीजन हो सकता है? डेफिनेटली हो सकता है अगर आपकी ये बिगनिंग है तो। खराब सिविल स्कोर लाइफ खत्म या सिर्फ एक चैप्टर है? सिर्फ एक चैप्टर, अगर उसमें डैमेज ज्यादा नहीं हुआ अभी तो। सिविल 750 वर्सेस 10 लाख सेविंग, लोन के लिए कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है? बोथ। बैंक मैनेजर दोस्त होना एसेट या लायबिलिटी? डेफिनेटली एसेट। और अमित जी लास्ट 15 ईयर का कोई ऐसी लाइन जो आप 25 से 35 साल की एज के लिए आप सजेशन देना चाहें फॉर फाइनेंशियल लिटरेसी प्लान? डोंट डिले हैप्पीनेस, बाय दैट प्रॉपर्टी नाउ। अगर इस इंफॉर्मेशन ने आपको इनसाइट दिया फाइनेंशियल मार्केट का,
सो अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि आज की डेट में फाइनेंशियल नॉलेज हर किसी को होनी चाहिए। बैंक तो इन सब चीज़ों को नहीं बताएगा, क्योंकि बैंक को अपना बिजनेस करना होता है। ऐसे ही इन्फॉर्मेशन के लिए बोर्डरूम रियल्टी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच टू बीइंग विद मी।